नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूतन। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की संख्या से 1,20,000 अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कोविड-19 के फैलाव को रोकने और इसके प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों से कोविड-19 के रोगियों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ी है और 60% के आसपास पहुंच गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने के दूसरे चरण यानी अनलॉक 2 के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट देने की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो रहे हैं और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरू करने की बात भी कही गई है। इनके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू की जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के द्वारा परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इनके अनुसार मेट्रो, रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़-भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति भी अभी नहीं मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति के आकलन के बाद लिया जाएगा। संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई माह में बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है, उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवागमन, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अतिरिक्त बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। क्षेत्रों के हिसाब से दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ 5 से अधिक लोग रह सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट सहित 59 मोबाइल ऐप्स को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से अधिकतर चीनी मोबाइल ऐप हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि इन ऐप से संचालित गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार के इस कदम की देश में सराहना हो रही है। तो इन मोबाइल ऐप्स पर जो प्रतिबंध लगा है उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा या किस तरीके से ये प्रतिबंध लागू किया जाएगा, आइए जानते हैं साइबर विशेषज्ञ, यंग साइंटिस्ट अवार्ड के विजेता डॉक्टर मनीष पांडे से। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि चाइना के विरुद्ध एक आर्थिक नियंत्रित करते हुए उनको चाइना को चाइनीज ऐप को सरकार ने बैन किया है, तो सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह का प्रभाव हम आगे आने वाले समय में इससे उम्मीद कर रहे हैं और प्रदेश में किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा? देखिए, जहाँ मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और इसको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा जी। ये भारत सरकार का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है,
उसकी धारा 69 है, जो कि जितना भी सोशल मीडिया पे आप जानते होंगे कि फेक प्रमोशंस होते हैं, फेक वीडियोस डाले जाते हैं, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, या जो ग्रुप्स में हम लोग मैसेजेस डाल के जो फेक न्यूज फॉरवर्ड करते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के आईटी एक्ट की धारा 69 है। और उस 69 के अंदर 69A एक सब टॉपिक है, जिसमें एक जो विस्तार किया हुआ है, उसमें अगर कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन भारत सरकार की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रही होगी, तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार किसी भी ऐप और किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता है। तो उसके अंतर्गत ये देखा गया कि कुछ चाइनीज ऐप हैं जो कि हमारे देश के लोगों का जो डेटा है, वो डेटा को जो है वो लोग रीड कर पा रहे हैं, या वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ये जो एप्स हैं ये शेयर कर रही हैं हमारा डेटा। जी। जैसे एक लड़ाई तो होती है बॉर्डर पर, और एक लड़ाई आगे आप सुनते होगी साइबर वॉर। जी। आगे क्या होने वाला है कि जिसके पास जितना ज्यादा डेटा है वो उतना स्ट्रांग कंट्री है। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये ऐसा माना जा रहा है कि ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं इंडिया के लोगों का, और जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयरिंग हो रही है। तो उन सब से रिलेटेड ये डेटा वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसको यूज करके वो भविष्य में जो है भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं इनको अभी बैन किया हुआ है। मूलतः उत्तराखंड में क्या लेवल है इन एप्लीकेशंस का, कितना हम यूज देख रहे थे और कितना प्रभाव इनका पड़ सकता है लोगों के ऊपर? देखिए, बहुत ज्यादा इसमें मैं ये कहूँगा कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो कि जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो थोड़ा सा चेंज करती हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, शेयरिट हो गया, कैम स्कैनर हो गया। कुछ ऐसी हैं जो, हालांकि टिकटॉक को लिए आप ऐसे जानते होंगे कि लोग अपने पर्सनल वीडियोज ही शेयर कर रहे हैं जी। तो वो किसी काम की तो नहीं है, लेकिन हाँ वो एक मनोरंजन के लिए है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐप को बैन करके कोई बहुत बड़ा काम रुक जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन सारी जितनी भी वेबसाइट के जितने भी ये ब्लॉक होते हैं उनके दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कैम स्कैनर जो है वो ब्लॉक हो गया है तो कोई और स्कैनिंग के लिए हमारे पास ऐप नहीं है। बहुत सारी इंडियन ऐप्स भी हैं जिनको हम, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल सकती हैं, और उनको हम डाउनलोड करके दूसरे अदर वे जो है यूज करी जा सकती है। मतलब ऐसे जन सामान्य के जो नॉर्मल लाइफ है उस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो जैसे आपने टिकटॉक का नाम लिया, या फिर आप कैम स्कैनर का नाम ले रहे हैं, जो ज्यादा यूज होते थे, या शेयरिट है जो ज्यादा यूज करते थे लोग, तो इनके कंपैरिजन में जैसे इनको बैन किया गया है, तो भारत सरकार ने जो अपने एप्स हैं उनको ऑल्टरनेट देने के तौर पर, या लोगों को ऑल्टरनेट सुविधा के तौर पर ऑल्टरनेट दिया है? नहीं, अभी ऐसा ना, भारत सरकार ये सजेस्ट नहीं करती कि आप ये अगर वेबसाइट यूज नहीं कर रहे हैं तो ये वाली यूज करें, या हम इसको बैन कर रहे हैं तो आप कोई और यूज करें, ऐसा सरकार नहीं बताएगी। ये है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके बहुत सारी एप्स ऐसी, आप नॉर्मल अगर लिख देंगे, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट लिख देंगे, तो आपको कम से कम जो है 20 ऐप निकल जाएंगी। उसमें उनकी रेटिंग दी हुई होती है कि अगर जिसकी 5 पॉइंट में रेटिंग होती है, तो अगर आपको 4 पॉइंट या 3.8 पॉइंट से ज्यादा उसकी रेटिंग मिल रही है, मतलब वो जो ऐप है वो यूज करने लायक है। तो उसमें आप लोगों के रिव्यूज भी पढ़ सकते हो कि कौन सी ऐप अच्छी है, कौन सी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैम स्कैनर बंद हुआ है, या कोई भी स्कैनिंग की ऐप अगर बंद हुई है, या कोई भी, इवन मैं तो कहूँ कि अगर कोई गेम ही अगर बंद हुआ है फॉर एग्जाम्पल जी, तो आप वही गेम का नाम डाल के या उस जैसा कुछ नाम डाल के अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो उस जैसे कम से कम 10 गेम्स निकल आएंगे जो कि अल्टरनेट के तौर पे यूज किया जा सकता है। जी। अच्छा, एक सवाल ये भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। अब मान लीजिए किसी के फोन में वो ऐप है, हाँ। तो क्या होगा? क्या वो वर्क करना बंद कर देगा, या फिर जिनके फोन में है वो उसको चला सकते हैं, लोग नए इसको डाउनलोड नहीं कर सकते? इसे लेके बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। हाँ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी जैसे ही ये आदेश भारत सरकार द्वारा दिया गया है, उसके साथ साथ ही जितनी भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको भी ये ऑर्डर किया है कि ये इंटरनेट से अगर कोई इसको यूज कर रहा है तो उसको वो ब्लॉक करेंगे। जितनी भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो उन सबके पास एक ऑप्शन ऐसा होता है कि वो जो है किसी भी वेबसाइट्स को बंद कर सकती हैं। मतलब जैसे ही हम टिकटॉक ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा ही ब्लॉक कर दी गई होगी और वो खुलनी ही बंद हो जाएगी।
और गूगल प्ले स्टोर से भी हटा दी जाएगी, उसके भी आदेश जारी कर दिए गए हैं जितना कि मेरी नॉलेज में है जी। और वो भी जल्दी ही वो ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी हट जाएगी जी। तो यानी कि अब आने वाले समय में जो लोग अभी वर्तमान में इनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जब प्रतिबंधित पूरी तरीके से हो जाएगी तो वो उसको नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि आईटी जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज है उनको भी थोड़ा सा समय लगता है। तो ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के अंदर ये सारी ऐप जो है खुलनी बंद हो जाएंगी मोबाइल जी। इस तरह का भी सुनने में आ रहा है, जैसे आपने साइबर वॉर का जिक्र किया कि जब डेटा हमारा दूसरे लोगों के पास जा रहा है या कोई भी जो हमारा डेटा चुराना चाहता है वो इन ऐप्स के माध्यम से चुरा सकता है। तो क्या कुछ और भी इस तरह के तरीके हैं कि इन ऐप्स को छोड़कर भी जो सावधानियां लोगों को अमूमन बरतनी चाहिए इस्तेमाल करते समय अपने मोबाइल को या अपने पीसी को, किस तरह की सावधानियां? मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करने के साथ ही वो आपसे कुछ परमिशंस मांगती हैं ऐप, जिसमें वीडियो शेयर करने की, आपकी गैलरी शेयर करने की, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग की और आपकी वीडियो सेव करने की, वो कुछ परमिशंस मांगते हैं। तो जनरली जो लोग यूज करते हैं वो मैं उनको ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करें और ये देखें कि वो ये सारी परमिशंस मांगी जा रही हैं उस ऐप के द्वारा, इसका मतलब ये है कि वो आपसे आपका डेटा सेव कर रहे हैं, वो आपका डेटा शेयर कर रहे हैं, वो आपका डेटा अपने पास रख रहे हैं, जिसका फ्यूचर में मिसयूज भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये जितनी भी परमिशंस अगर कोई ऐप मांग रही है तो वो परमिशन डिनाई करनी है। उसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप उसको यस भी कर सकते हो, उसको नो भी कर सकते हो। तो आपने उस जितनी भी ये परमिशंस हैं उसको नो ही करना है। आप क्यों किसी को ये परमिशन दे रहे हैं कि गैलरी में फोटोग्राफ्स हैं वो देख सकें या आपके वीडियोस देख सकें या आपके वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकें, तो और आपकी जो जियो पोजीशन, जो आपकी लोकेशन है वो ट्रेस कर सकें। हाँ, वो ट्रेस कर सकें। तो ये परमिशंस नहीं देनी है। बाकी आप कोई भी ऐप यूज कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। एक प्रश्न और मैं पूछना चाहती हूँ, यदि कोई कंप्लेन करना चाहता है, कोई ऐसा महसूस करता है कि हमारा कोई डेटा कहीं चुराया जा रहा है या कहीं सेव किया जा रहा है, तो वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है? देखिए, हर शहर में एक साइबर थाना खोला गया है, जिसमें जो पुलिस होती है उनको सारे आईटी एक्ट का पता होता है और उसका जो है कैसे उसको ट्रेस करना है, किस लोकेशन से वो डेटा या साइबर अटैक हो रहा है वो भी चेक किया जा सकता है। तो अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि उस पे साइबर अटैक हुआ है या उसकी ईमेल नहीं खुल पा रही है या उस पे फेसबुक का गलत इस्तेमाल हुआ है या उसके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ गलत मैसेजेस आ रहे हैं, तो जो है वो साइबर थाने में जाके, देहरादून में भी साइबर थाना है, तो या 100 नंबर पे भी इसकी कंप्लेंट करी जा सकती है। तो वो भी बता सकते हैं कि आप साइबर थाने में जाइए, तो वहां पर जो है आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और जो भी कंप्लेंट अगर लगेगी कि हाँ ये वाकई में साइबर अटैक है, तो उसका पक्का निवारण किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। सर, अंत में आपका कोई संदेश हो लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, आपने संदेश की बात कही थी। अंत में मैं यही कहूंगा कि जैसे अभी हम सुनते आ रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले की ही न्यूज थी कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 20 लाख लोगों पे साइबर अटैक हुआ है। तो उसके लिए बचने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर कोई आपके पास ईमेल आ रहा है जो कि किसी अननोन सोर्स से है या कोई ऐसा अटैचमेंट है जिसमें आपको लगता है कि इसको खोलने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो भी अननोन सोर्स से अगर आप उसे जानते नहीं हैं और आपसे कोई परमिशन मांग रहा है, कुछ पूछ रहा है या कोई ऐसी ईमेल आ रही है, तो आप उसको बिल्कुल भी ओपन ना करें और अटैचमेंट को तो बिल्कुल भी ना ओपन ना करें। और साथ ही साथ अगर कोई आपको मैसेज आ रहा है कि आप इस नंबर पे फोन करें या अपना पिन शेयर करें अकाउंट, बैंक अकाउंट का, तो उसमें भी आपने बिल्कुल अपने बैंक से संपर्क करना है। किसी भी फेक कॉल, किसी भी मैसेज को आपने रिप्लाई नहीं करना है जो कि आपसे आपका डेटा पूछता है, आधार कार्ड नंबर पूछता है या आपका फोन नंबर जानने की, लिंक करने के लिए आपका फोन नंबर जानने की कोशिश करता है बैंक अकाउंट को। तो इस तरह से कोई भी फेक कॉल आ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना है। दूसरा, जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई भी ऐसा आपको मैसेज लगता है जिससे फेक न्यूज प्रसारित हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि इससे भारत सरकार या हमारे देश की सुरक्षा पे बात आ रही है या कोई फेक वीडियो उसमें शेयर किया जा रहा है, तो उसको तुरंत डिलीट करें, उसकी कंप्लेंट करें और इन सब बातों से सतर्क रहें। अगर हम सतर्क रहेंगे, जनमानस हम लोग सभी अपने मोबाइल को और अपने ऐप्स को लेकर, अपने डेटा को लेकर अगर सतर्क रहेंगे तो वहीं पे ही समझदारी है।
जरा सी अगर इसमें चूक करते हैं तो उसका नुकसान बहुत सारे लोगों को, पूरे समाज को उठाना पड़ सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक आखिरी अनुरोध है सभी लोगों से। आपने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू मैम। और श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है, यानी नवंबर माह तक गरीबों को मुफ्त राशन सरकार द्वारा वितरित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद लाभार्थी काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम दरवान सिंह बिस्ट है। मैं ग्राम पंचायत जौलकांडे बागेश्वर का रहने वाला हूँ। अभी हमारे कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रधानमंत्री गरीब अन्न जो योजना चलाई है, इससे हमारे क्षेत्र के लोग या मैं या जो भी अभी ये इससे बड़ी प्रसन्नता हमें है जो कि नवंबर तक के लिए मोदी ने आगे चला दिया है। अभी इसी में हमने जो देखा पूरे लॉकडाउन में कई करोड़ों लोगों की हमारी नौकरियां छीन गई, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, कई बच्चे मतलब भूखे सड़कों में आ गए। लेकिन इसको देखते हुए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना उस समय भी चलाई, फ्री खाद्य योजना जो हमारी इसमें चली अभी मिल रही है, उससे हम लोगों को काफ़ी राहत है। काफ़ी लोगों के परिवार हमारे बच चुके हैं, उनको रोजी रोटी उनकी चली हुई है। मेरा नाम गणेश उपाध्याय है। मैं बागेश्वर नदी गांव पे से हूँ और कल प्रधानमंत्री जी ने जो एक घोषणा की है नवंबर तक का मुफ्त में हम गरीब लोगों को राशन देने का, वो बहुत बढ़िया कदम उठाया, उन्होंने ठोस कदम उठाया है, जिससे गरीब जनता को इस कोरोना के आपातकालीन पे काफ़ी क्या कहते हैं बेरोजगारी का सामना कर रहा था, उनको कम से कम 2 टाइम वक्त का भोजन मिल जाएगा। मैं उनके तहे दिल से मेरा परिवार उनका आभार व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री अन्न योजना जो चली है हमारी कोविड-19 के लिए, उसके लिए हम भारत सरकार का और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इससे जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास खाद्यान्न की कमी हो रही है वो पूर्ति हो रही है और सरकार ने अच्छी व्यवस्था की हुई है, जो कि एडवांस में 3 महीने का पहले मिला था। अभी कल की जो घोषणा हुई है वो नवंबर तक मिलेगा। इस पर हम भारत सरकार के और राज्य सरकार के आभारी हैं कि ये योजना गरीबों को निश्चय ही हर गांव पर दुर्गम क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने पूरे भारत देश की ओर से, यहाँ के किसानों की ओर से और निम्न वर्ग की ओर से खासकर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिस प्रकार लॉकडाउन हुआ हमारे देश में बहुत सारी ऐसी स्थिति आ गई थी, सभी के समक्ष की खाने के लाले पड़ गए थे। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो अन्न की योजना चलाई गई सभी के लिए, तो वो अपने आप में एक मिसाल कायम करती है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी सभी के बारे में सोचते हैं, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक। हम आपसे अंततः यही अनुरोध करेंगे कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है और सरकार के दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, लगातार समय समय पर गाइडलाइंस आ रही हैं, आप उनका पालन करिए। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।